नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th से पॉलिटिकल साइंस में हमने लेसन 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है संघवाद। आज हम इस लेसन से लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको पहली वीडियो से कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति बुक से लेसन नंबर 2 संघवाद फेडरलिज्म का जो मेन पॉइंट है वो करने जा रहे हैं। उसके बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण एक भाग हो रह जाता है, उसके बाद हम वो करेंगे। आज का पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हम करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था को कामयाब बनाने के लिए अन्य प्रावधान क्या किए हैं। कल हमने जाना कि भारत में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं ताकि भारत में संघवाद सफल रहे, और उन संवैधानिक प्रावधानों में हमने जाना कि देश में कानूनों की 3 सूचियां बनाई गई हैं संविधान के मुताबिक, कि अलग अलग सूचियों में अलग अलग सरकारें कानून बनाएंगी और कौन कौन से विषय आएंगे ये संविधान में लिखा हुआ है। आज हम जानेंगे कि अन्य कौन से प्रबंध किए गए हैं ताकि भारत में संघवाद सफल रहे। तो पहला प्रावधान किया गया है कि भाषाई राज्य बनाए जाएंगे। संविधान के मुताबिक भारत में भाषाई राज्य बनाए जाएंगे। पहले भारत में भाषाई राज्यों को बनाने को लेकर के मंशा, सरकार की मंशा साफ नहीं थी। क्यों नहीं थी हम जानेंगे। आपने कक्षा 8 में जाना होगा कि आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने के लिए पोट्टी रामुलु ने 58 दिन का अनशन किया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, आपने जाना था। अब हम कुछ उससे जुड़ी कुछ बातें और जानेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था को कामयाब बनाने के लिए भाषाई राज्य बनाए गए हैं। अब संघीय व्यवस्था कैसे सफल होगी कि सभी राज्य अच्छे से अपनी सरकारें चलाएंगे, लोगों में एकता होगी तो संघवाद मजबूत होगा। अदरवाइज सरकारें केंद्र सरकार पर ब्लेम करेंगी तो ऐसे में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण वो नहीं हो पाएगा, और सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाएगा तो संघवाद सफल नहीं होगा। तो इसलिए आज़ादी के बाद भाषाई राज्यों के गठन की मांग उठी थी। नेताओं को लग रहा था कि ऐसे में देश की एकता भंग हो जाएगी, यानी अलग अलग भाषाई राज्य अलग अलग अपने राज्य बनवाएंगे तो ऐसे में देश की एकता भंग हो जाएगी। क्या पता भारत ऐसी स्थिति में दोबारा पहुंच जाए जैसा विभाजन के समय हुआ था। तो क्या किया उन्होंने, लेकिन 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बनाया गया, बड़ी मशक्कत के बाद, लोगों की बड़ी मांग के बाद। उसके बाद सरकार ने एक आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, आपने जीके में पढ़ा होगा। तो इस आयोग ने 1 नवंबर 1956 को अपनी रिपोर्ट पेश की तथा राज्यों को भाषाई आधार पर बनाने को लेकर सहमति दी कि भाषाई आधार पर राज्यों को बनाना देश के संघवाद को मजबूती प्रदान करेगा, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। उसके बाद भाषाई राज्यों का, बहुत से भाषाई राज्यों का गठन किया गया। आप जानते हैं कि हमारा राज्य हरियाणा भी भाषाई आधार पर पंजाब से अलग हुआ है। उसके बाद कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, उनके भौगोलिक क्षेत्र आदि के आधार पर भी किया गया है। जैसे कि एक कल्चर वाले लोग, बिहार से कुछ लोगों का कल्चर अलग था, उन लोगों ने अपने अलग राज्य की मांग की और झारखंड बना दिया गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया गया, वो संस्कृति और भौगोलिक आधार पर बनाया गया है। आई होप कि आपको पहला पॉइंट समझ आया होगा कि देश में संघवाद को सफल बनाने के लिए भाषाई राज्य बनाए हैं। भाषाई राज्य बनाने को लेकर पहले क्या समस्या थी वो भी आपने पढ़ा, फिर भाषा राज्य पुनर्गठन आयोग ने सही जताया। उसके बाद आपने पढ़ा, जाना कि बहुत से राज्य भाषाई आधार पर भी बनाए गए हैं, संस्कृति आधार पर भी बनाए गए हैं ताकि संघवाद सफल रहे। उसके बाद संघवाद को सफल बनाने के लिए भारत में भाषा नीति बनाई गई है। अब भाषा नीति क्या कहती है कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है। हिंदी को राजभाषा बनाया गया लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है, यानी मेन देश की भाषा, मेन कोई भाषा नहीं रखी गई है।
मुख्य है। उसके बाद संविधान ने 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया है, 8वीं अनुसूची में आपने जाना था। उसके बाद ये भी कहा है सरकार ने कि केंद्र सरकार की किसी भी भर्ती में यानी किसी भी पद के लिए उम्मीदवार अगर परीक्षा देना चाहे वो ऑप्शन में इनमें से 22 भाषाओं में से किसी को भी ऑप्शन में चूज करे तो वो परीक्षा दे सकता है। आप मराठी बोलते हैं तो आप मराठी में एग्ज़ाम दे पाएंगे, हिंदी बोलते हैं हिंदी में, गुजराती बोलते हैं गुजराती में। इस प्रकार ये भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद भाषाई व्यवस्था में यहीं तक सीमित नहीं है कि संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है, आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ हम जानेंगे। इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता, आपको पता है। संविधान के मुताबिक 1965 में सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग बंद हो जाना चाहिए था। सरकार ने संविधान में लिखा था कि 1965 के बाद हम अंग्रेजी को यानी ऑफिसेज में काम करने की जो भाषा के रूप में मान्यता नहीं देंगे, उसके बाद हिंदी में काम होगा। तो लेकिन हुआ क्या, दक्षिण के राज्यों ने इस मुद्दे को लेकर उग्र रूप अपनाया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को जारी रहने दिया जाए, अदरवाइज हम भी पाकिस्तान की तरह हमारे अलग सा देश बना दिया जाए, हम पर हिंदी थोपी ना जाए। तो ऐसे में क्या किया सरकार ने बेल्जियम की समझदारी की तरह समझदारी दिखाई। तो क्या किया, हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भी कामकाज की भाषा के तौर पर, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जारी रखा। और सरकार ने ऐसे समझ से काम लिया कि भारत श्रीलंका जैसी स्थिति में जाने से बच गया। आपने श्रीलंका की स्थिति के बारे में अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी में जाना था कि उन्होंने सत्ता की साझेदारी अच्छे से नहीं की, जिससे कि वो गृह युद्ध में फंस गया। उसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच संबंध अच्छे हुए हैं, जिससे संघवाद मजबूत हुआ है। तो कैसे हुए हैं हम जानेंगे। काफ़ी समय तक हमारे देश में एक पार्टी की सत्ता रही है। आपने जाना कि कांग्रेस ने हमारे देश में बहुत लंबे समय तक शासन किया। यदि केंद्र में राज्य से अलग दल की सरकार होती या विपरीत, यानी माना कि एग्जाम्पल के तौर पर केंद्र में कांग्रेस होती और राज्यों में बीजेपी होती, तो क्या कर दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव, यानी उनको केंद्र सरकार ये ब्लेम करती थी कि आपके शासन में, आपके राज्य में शासन अच्छे से संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है, तो वो सरकारों को भंग कर देती थी, डिजॉल्व कर देती थी। तो केंद्र सरकार राज्यों पर मनमानी करती थी, उन्हें जानबूझकर भंग कर देती थी। अब हुआ क्या, जब से किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिलने के रुझान शुरू हुए हैं, यानी पहले लोग आंख मूंद कर बिना सोचे समझे अनपढ़ता की स्थिति में वोट दे देते थे, लेकिन अब रुझानों में क्या होने लगा है कि लोग समझ से अपने वोटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लोगों का मानना है कि सभी पार्टियों का एजेंडा एक जैसा है, कोई भी पार्टी खरी उतरने वाली नहीं है, इसलिए रुझान किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, गठबंधन सरकार का महत्व बढ़ गया है। अब आप जानेंगे कि सर ये गठबंधन सरकार क्या हुआ, हमें तो मालूम नहीं है। तो आपने जाना होगा, यदि नहीं जाना है तो हम जानेंगे कि गठबंधन सरकार जब एक से ज़्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार, कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो देखिए ऐसे में क्या हो गया है, पार्टियों को एक दूसरे का महत्व पता चल गया है। यानी उन्हें लगता है कि मान लिया केंद्र में अब बीजेपी है, हरियाणा में मान लेते कि जेजेपी है, मान लेते कि जेजेपी की सरकार है, अब केंद्र सरकार को क्या पता कल जेजेपी की ही ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए अब केंद्र सरकार राज्य में किसी भी दल की सरकार हो उनसे अच्छे से पेश आती हैं, क्योंकि गठबंधन सरकार का ज़माना आ गया है। ऐसे में पार्टियों का क्या हो गया है, गठबंधन पार्टियों का जो आपसी तालमेल संबंध सुधरे हैं और उससे केंद्र और राज्य के रिश्ते भी सुधर गए हैं, इसलिए देश में संघवाद मजबूत हुआ है। तो अब आपने जाना
कि भारत में संघवाद को सफल बनाने के लिए क्या क्या किया गया है। देश में भाषाई राज्य बनाए गए हैं, भाषाई नीति बनाई गई है और देश में केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध में सुधार आया है। सुधार आने का कारण गठबंधन सरकार है, आपने जाना। लास्ट में मैंने इसका अर्थ भी लिखा है। एक से ज़्यादा पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन। उदाहरण हरियाणा का ले लेते हैं हम, जिसमें बीजेपी और जेजेपी अभी वर्तमान में सरकार का गठन किए हुए हैं। आई होप कि आज का जो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर में आएगा HBSC में, और CBSC में वो 5 नंबर में अलग अलग आ सकते हैं। 3 अलग क्वेश्चन बनेंगे, HBSC में भी बनेंगे, कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाषाई राज्यों का गठन देश के संघवाद को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया है, कथन की व्याख्या कीजिए। या भाषाई राज्यों का भारत में संघवाद को सफल बनाने में क्या योगदान है, अलग से बताया पूछा जाएगा कि भारत की भाषा नीति संघवाद को कैसे मजबूत करती है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य के रिश्तों में सुधार आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, पूछा जाएगा आपसे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। और यदि आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं जिससे कि आपको पीछे वाला कंटेंट इससे जोड़कर पढ़ने में आसानी होगी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और अपने कंटेंट को और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।